बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम वहां पहुंच गया जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब ने सरेंडर किया था, यानी मामला वहां तक पहुंच गया। अब उतनी बड़ी तादाद में लोग दोबारा मोबिलाइज हो चुके हैं। अब इस तादाद को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। क्या ये जो मौजूदा टीम है वो कर पाएगी? वो तो बहुत एनर्जेटिक है, नौजवान है, वो रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। ना सिर्फ उन्होंने सूबे की परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो बाकी सूबों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज को भी कई गुना तक बढ़ाया और बड़ा शानदार उन्होंने काम करके दिखाया। बड़े घाघ और पुराने सियासतदानों का इन्होंने मुकाबला किया, नौजवानों की इस टीम ने, और इमरान खान साहब ने इस टीम पर भरोसा भी किया है। अब जनाब जो हरिपुर के मनाजिर हैं वो तो ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर तैयार है। याद रखिएगा, जब ये क्राउड मालाकंड जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। हजारा वो डिवीजन है, या एबटाबाद, हरिपुर, जहां पे पीएमएलएन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है। वो इलेक्शन तो नहीं जीत पाएंगे, नवाज शरीफ खुद यहां से इलेक्शन हार गए, लेकिन किसी ना किसी सूरत में कुछ ना कुछ उनकी बाकियात हैं वहां पे। फॉर्म 47 ना मिले तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि वो वहां एग्जिस्ट करते हैं। मगर दूसरी जानिब जो वहां से रिस्पांस मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुहेल अफरीदी को, अब प्लान उनका यह है कि पूरा पाकिस्तान बंद कर दे। वो जब कहते हैं ना कि हर चौक डी चौक, तो इसका एक मतलब है, इसका मतलब है कि अब डी चौक जाने की जरूरत नहीं है, हर चौक को डी चौक बनाने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के हर चौक में बैठ जाएं, हर जगह पे निकल के बाहर आ जाएं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम रोक दे पब्लिक। यानी प्लान ये है कि पाकिस्तान में काम रोक दिया जाएगा और पब्लिक कहेगी जी हम काम नहीं करते, हम ये बैठे हुए, जब तक आप मुल्क को सीधा नहीं करते ना, आप काम करने नहीं दे रहे, आप काम चलने नहीं दे रहे, एक एक करके हम सबको मार रहे हैं, तो हम इकट्ठे होके आ गए, इकट्ठे ही मार दो। तो मार तो नहीं सकता कोई इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों लाखों लोगों को। तो लोग जब अपने अपने इलाके पर निकल के बैठते हैं ना, तो एसएचओ की, थानेदार की कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो लोगों के सामने आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है, लाहौर शहर के अंदर जब अपनी गली में, अपने मोहल्ले में लोग निकलते हैं ना, तो पुलिस की जरूरत नहीं होती वहां पे आके मुदाखलत करने। तो जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर चौक में डी चौक बनेगा और लोग निकलेंगे, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्लान है, तो फिर ये रियासत के पास किसी किस्म की गुंजाइश रहेगी नहीं। ये करेंगे क्या? ये सबसे पहले इंटरनेट बंद करेंगे। लोग जो है वो केबल वाला इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिसको आप पीटीसीएल कहते हैं, या दूसरा इंटरनेट, लोग वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये दूसरे मरहले में वो वाला इंटरनेट भी बंद कर देंगे। वो इंटरनेट बंद होने के बाद कम्युनिकेशन तकरीबन खत्म हो जाएगा। सिर्फ लाइनिंग वाले फोन अगर कहीं चल रहे होंगे तो चल रहे होंगे। तो कम्युनिकेशन खत्म होने का नुकसान सिर्फ लोगों को नहीं होगा, लोग तो बैठे रहेंगे या लोग इंतजार करते रहेंगे। तो क्योंकि कोई मारधार तो पाकिस्तान में हो नहीं रही, लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अगर लोग घर भी चले जाते हैं, कम्युनिकेशन खुलती है, फिर बाहर आके बैठ जाएंगे, वो पत्थर के दौर में धकेल देगा। अब ये एक मुशर्रफ साहब का भी खौफ था, ज़ियाउल हक भी बुज़दिल था, मुशर्रफ भी बुज़दिल था। तो इन दोनों ने हमें एक ऐसी जंग का हिस्सा बनाया जिसका पाकिस्तान को हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। और अब अगर आप बात करें तो मौजूदा जो मिलिट्री क़यादत है वो भी इस खित्ते को और इस सारे रीजन को ऐसे ही देख रही है। हालांकि होना ये चाहिए कि हम अफगानिस्तान के साथ मामला तय करें और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करें, ताकि दोनों को कामयाबी मिल सके और हमारी जो मगरबी सरहद है वो हमेशा के लिए महफूज हो जाए। नादरीन, गजा के हवाले से पाकिस्तान ने एक मुआहदा तो किया है, मुआहदे के ऊपर दस्तखत भी किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बकौल जो गजा का अमन मुआहदा है उस पर सारों ने दस्तखत किए। शहबाज शरीफ वगैरह मुकर गए थे कि जनाब हमने तो दस्तखत किए जिस पेपर पे, वो तो पेपर में कुछ और लिखा था, यहाँ पे तो कुछ और है। लेकिन जब वो पेपर सामने आए और जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो इन्होंने उसको डिनाई नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी इन्होंने इसी मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए हैं और ये पहले दिन से मेरे साथ हैं और ये कह रहे हैं जी शुरू से हम आपके साथ हैं, और उन्होंने मुझे पूरी सपोर्ट दी है। और स्पेशली उसने नाम लिया शहबाज शरीफ का और आसिम मुनीर का, वो इनसे बहुत खुश था दोनों से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये वादे कर दिया कि जनाब ये उसके अंदर हिस्सेदार है। अब उस मुआहदे के तहत तो अमन होना चाहिए था, जंगबंदी होनी चाहिए थी, लेकिन लगातार इसराइल फ़लस्तीनियों का वहां पे कत्लेआम कर रहा है। अब एक और बड़ी अफसोसनाक खबर आई है, फ़लस्तीनियों से भरी हुई एक बस के ऊपर हमला किया गया, इसराइल ने हमला किया, 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इनका ताल्लुक एक ही खानदान से था। रोजाना खबर आती है, कभी 10 शहीद कर दिए, कभी 20 शहीद कर दिए, कभी इससे ज्यादा शहीद कर दिए। तो कत्लो गारतगिरी का सिलसिला रुक नहीं रहा। तो जो मुआहदे पे दस्तखत करने वाले मुल्क थे, क्या उनमें से किसी एक मुल्क ने भी अमेरिका से राब्ता किया और उस मुल्क ने कहा हो कि जनाब आपने जंगबंदी करवाई है, ये क्या हो रहा है?
बदस्तूर वहां पे कत्लेआम हो रहा है। ये कैसी जंगबंदी है, इसके बावजूद कत्लेआम नहीं रुक रहा। तो पाकिस्तान को इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। देखें, 3 चीजें हैं जिसपे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी। नंबर 1 कि ये जो कत्लेआम अब हो रहा है ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है जिसपे दस्तखत करवाए गए थे, लिहाजा अमेरिका मुआहदे की पासदारी करवाए। नंबर 2, अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि सऊदी अरब के साथ साथ सारे मुल्क इसको कबूल कर लेंगे, इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। तो क्या पाकिस्तान करेगा या नहीं, इसमें क्लैरिटी लेकर आए। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि उनकी फौज वहां जाएगी जरूर, लेकिन हमास को गैर मुसल्ला करने का काम उनकी फौज नहीं करेगी, वो और लोग करेंगे उनके लिए। तो और लोग जो है वो फौजी होंगे जो ये काम करेंगे। तो बाकी फौजें तो इंडोनेशिया की, पाकिस्तान की और कुछ और जगहों से जा रही है। तो पाकिस्तान इसमें भी क्लैरिटी लेकर आए कि क्या पाकिस्तान वहां फौज भेज रहा है, और अगर भेज रहा है तो किस काम के लिए भेज रहा है, और क्या वो हमास के साथ कोई मुजामत में या हमास के साथ किसी मुखालफत में जाएंगे, या वो इसराइल के खिलाफ वहां पे जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, इसके अंदर भी क्लैरिटी लेकर आनी चाहिए। नाज़रीन, इसमें एक और खबर है कि क्या पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करना चाहिए। इस पे फवाद चौधरी साहब, बेसिकली एक लिबरल आदमी फवाद चौधरी साहब, और इस एक्सट्रीम पे वो चले जाते हैं कि यानी वो कहते हैं कि तहरीक लब्बैक के लोगों को अगर गोलियां भी मारी गई, कुचला भी गया तो भी ठीक है। हत्ता कि वहां पे मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी सारी लाशों की तो तस्वीरें मेरे पास हैं जो तहरीक लब्बैक वाले भेजते रहे। बंदे तो मरे हैं, देखें अब आप कितना छुपाएंगे। आप लाशें छुपाने का एक हुनर तो आता है पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को, पहले भी छुपाई हैं फिर छुपा ली, लेकिन अब ये लोग दावा कर रहे हैं जी मरा ही कोई नहीं। तहरीक लब्बैक वाले अभी भी उन्होंने जाके अदालत में कहा कि जनाब हमारी लाशें हमें वापस की जाएं। आप जरा पंजाब में माहौल खोलें ना, लोगों को तंग करना बंद करें, और फिर आप लोगों से पूछें, एक इश्तिहार चला दें पाकिस्तान टेलीविजन पे कि जिस जिसका बंदा वापस नहीं आया या जिसकी लाश है वो राब्ता करे, तो आपको पता चल जाएगा। एक जुडिशल कमीशन बना दें। अगर तो देखें ना तहरीक लब्बैक वाले झूठ बोल रहे हैं या जो मकामी अफराद हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो एक कमीशन बना दे, पता चल जाएगा कितने लोग शहीद हुए और कितने नहीं हुए। तो फवाद चौधरी साहब चले जाते हैं, वो बड़ा उनका लिबरल किस्म की एक अप्रोच है। तो उन्होंने एक सर्वे करवाया क्या पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करना चाहिए। इस पे 37,397 वोट पड़े, जिनमें 85.1% वोटर्स ने कहा कि पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, यानी पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए इस तरीके से। और 9% लोगों ने कहा कि हाँ कर लेना चाहिए, बहुत थोड़े हैं 9%, जबकि 5.8% लोगों ने कहा कि हमें मालूम नहीं, हम इसके ऊपर राय नहीं देना चाहते। लेकिन 85.1% लोगों ने कहा कि अब्राहम अकॉर्ड को पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करना चाहिए या उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये जनाब फवाद चौधरी साहब ने करवाया था। तो लोगों की आवाज़ जो है, जो जमहूर की आवाज़ होती है, वही किसी जमहूरी मुल्क के अंदर हकीकी राय होती है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक की जानिब से भी अब खबरें आना शुरू हो गई हैं, और ये कुछ सहाफ़ियों ने इसको पोस्ट किया और उन्होंने दावा किया कि तहरीक लब्बैक ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 13 अक्टूबर को जो किया गया वो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग में हुआ था उसको दोहराया गया। जलियांवाला बाग में आप अगर 13 अप्रैल 1919 को अगर आप निकाल के पढ़ें तो आपको पता चलता है कि एक जनरल डायर हुआ करता था और बड़ी इबरतनाक मौत हुई उसको बाद में। तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में घेर के लोगों का कत्लेआम कर दिया था और उसके बाद एक बड़ी खौफनाक तहरीक चल गई थी। तो इन्होंने कहा ये जलियांवाला बाग की तरह का वाकया हुआ। यही बात जो है वो आरिफ अलवी साहब ने भी कही थी। अब उन्होंने मुतालबात ये किए कि एक तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इस पे तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर जमातें हैं वो इस सारे का इसकी मजम्मत करें। सीएम पंजाब, आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद, इनको ओहदों से हटाया जाए, एक और पुलिस वाला उसको भी, और इकदाम कत्ल और दहशत गर्दी की FIRs इनके खिलाफ दर्ज की जाएं, और तमाम मदारस और मसाजिद जो बंद कर दी गई हैं उन्हें वापस खोला जाए। अब मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, मेरे सोर्स है उसने मुझे ये बात आज से कुछ अर्सा पहले बताई थी और बड़ी डेंजरस ये बात है, बड़ी खौफनाक है। और ये मेरा सोर्स जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा है। उसने मुझे कहा कि हमें तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जो हम कहते हैं वो करो, आंखें बंद करके करो, जो हम कहते हैं वो कर दो। ये मत देखेंगे पब्लिक उसके बारे में क्या सोचती है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, अदालत क्या कहेगी, कल क्या होगा। कंट्रोल करना हमारा काम है। जो हम कहते हैं आंखें बंद करके करो। ये पैगाम ना सिर्फ हुकूमतों को दिया गया बल्कि ब्यूरोक्रेसी को भी दिया गया कि आप हमारी बात मानते जाएं, आपका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी। ये इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रवैया है। तो सियासतदानों को भी पता है कि ना वो पहले वोट से आए,
ना दोबारा उन्होंने वोट लेने। और अब तो वोट उनको डालना ही कुछ, किसी ने वोट नहीं डालना, कुछ वोट उनको पड़ेगा भी नहीं। तो उनको भी इस बात का आइडिया है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट को वो जिंदा रख सकेंगे तब तक वो खुद जिंदा रह सकेंगे। लिहाजा वो एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी कर रहे हैं इस उम्मीद पर कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी सहूलतकारी करेगी। लेकिन जितना मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को स्टडी कर चुका हूं आज तक, या जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये बहुत बुरे धोखेबाज है, ये ऐसा धोखा देंगे, इनसे काम भी करवाएंगे, बाद में इन्हें जूते भी मारेंगे और इनका बेड़ा गर्क भी कर देंगे, और ये पूरी दुनिया होता हुआ देखेगी भी। नाज़रीन, कुछ नौजवानों ने एक ट्रेंड चलाया हुआ पाकिस्तान में, मैं वो देख रहा था, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अच्छे खासे नौजवान है, कोई मुंह पे उंगली रख के बैठा हुआ है, कोई आंखों पे हाथ रख के बैठा हुआ है, और एक खामोश एहतजाज कर रहे हैं तहरीके लब्बैक के खिलाफ। जो एक ऑपरेशन हुआ, सानिया हुआ, उसके ऊपर कोई मुंह पे टेप चढ़ा रहा है, कोई मुंह पे उंगली रख रहा है, कोई आंखों के ऊपर हाथ रख रहा है कि मैं देख नहीं रहा, मैं बोल नहीं रहा। ये खामोश एहतजाज है। देखिए, मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि ऐसा एहतजाज उन मुल्कों में होता है जहां पे जमहूरियत होती है, इंसानी हुकूक होते हैं, जहां पे जमहूरी इकदार होती हैं, जहां पे गैरत बाकी होती है, जहां पे इंसानियत बाकी होती है। ये उन मुल्कों के अंदर होता है। जिस मुल्क के अंदर आप रहते हैं और जहां पे ये सानिया हुआ है, वहां पे ये सारी चीजें खत्म हो गई। अगर बांग्लादेश के और नेपाल के और श्रीलंका के नौजवान मुंह पे उंगलियां रखते और आंखों के ऊपर हाथ रखते तो वहां पे कभी तब्दीली नहीं आती। उन्होंने मुंह पे उंगली नहीं रखी, उन्होंने चिल्लाकर अपनी आवाज उठाई, उन्होंने आंखों पे हाथ रखने के बजाय अपनी आंखें खोली और लोगों की भी आंखें खोली। तो ये एक मरियल सा एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा। ये वक्त है मुजामत करने का। नौजवानों को मुजामत करनी चाहिए। अगर वो गलत चीज देखते हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, उसे रोकने की कोशिश करें। जुल्म के खिलाफ खड़े होना बहुत जरूरी होता है, उसके आगे बंद बांधना बहुत जरूरी होता है। और म्यूजिक लगाया जा रहा है कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आजकल बड़ा वायरल है ये म्यूजिक। ये म्यूजिक से इनकलाब नहीं आएगा। आप अपने मुंह पे उंगलियां रखेंगे, इससे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आप अपनी आंखों पे हाथ रखेंगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आप मुंह पे टेप चढ़ाएंगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। देखें, मैंने कितनी मार खाई और बेशुमार लोगों ने बहुत मार खाई। बोल रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। अगर चुप करके बैठ जाते तो बात खत्म हो जाती। मैंने बहुत पहले एक शेर सुनाया था पाकिस्तानियों को कि सुना है शहर की खामोशियों पे कहर टूटेगा, किसी का जिस्म बोलेगा, किसी की जात बोलेगी। तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना जरूरी है? अगर खामोश हो जाओगे तो फिर मात बोलेगी। मात, शिकस्त। शिकस्त आदमी तब खाता है जब बंदा उसको तस्लीम कर देता है कि हाँ मैं हार गया। जब तक आप हार नहीं मानते, आपका मुकाबला जारी रहता है। तो मेरा पाकिस्तानियों से उम्मीद है कि आपसे इससे बेहतर की उम्मीद है। आपने मुंह पे उंगली रख ली और आंखों पे पट्टी बांध ली, फिर तो आप फारिग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो धोखा भी देते हैं। मिसाल के तौर पे हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं। मैं सेनेटर मुश्ताक साहब का इंटरव्यू सुन रहा था और मैं हैरान हो रहा था कि ये क्या चल रहा है इस मुल्क में। हाफिज नईमुर रहमान साहब जिस वक्त जलसों में खड़े होकर ये मुतालबात कर रहे थे इमरान खान से कि आप ट्वीट क्यों नहीं कर रहे इसराइल के खिलाफ, हालांकि बेशुमार ट्वीट्स हैं इमरान खान की इसराइल के खिलाफ, ढेर लगा पड़ा है। ट्वीटों का एक लंडा बाजार है और ट्वीटों से कुछ नहीं होता। इमरान खान ने बहुत ट्वीट किए, बड़े स्टेटमेंट दिए हुए हैं और सबको उनकी पोजीशन पता है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि जनाब ये फलस्तीनियों को उनका हक मिल जाए, उसके बाद आप अगली बात करें। इमरान खान साहब ने एक दफा नहीं कई मरतबा कहा। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब इमरान खान साहब से तो मुतालबा कर रहे थे कि आप ट्वीट करें, लेकिन उन्होंने कुछ भी शहबाज शरीफ को या आसिम मुनीर साहब को नहीं कहा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुआहदा करके आए थे। और सेम टाइम में जब वो इमरान खान से मुतालबा कर रहे थे कि आप ये वाली ट्वीट करें, उसी वक्त वही हाफिज नईमुर रहमान साहब बकौल सेनेटर मुश्ताक के कोशिश कर रहे थे कि सेनेटर मुश्ताक गजा ना पहुंच पाए। अंदाजा करें आप। अब इसको मुनाफकत ना कहें तो क्या कहें। अब इसके ऊपर जो क्लैरिटी है वो तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ही दे सकते हैं, जमात इस्लामी के अमीर। हम तो इस पर कोई बात भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। और सेनेटर मुश्ताक को मैं जानता हूं, वो झूठ नहीं बोलते। वो बड़े दिल गिरफ्तार थे जब उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा इन्होंने पूरी कोशिश की जमात इस्लामी की क़यादत ने कि मुझे रोकें कि मैं किसी तरह गजा ना पहुंच जाऊं, और मैं बड़ी कोशिश करने के बाद गजा पहुंचा हूं। और जब वो गजा में वहां पकड़े गए, इसराइल ने उनको पकड़ लिया, तो साथ ही उन्होंने कहा जी हमारा सेनेटर, हमारी जमात के, पहले उनको ओन नहीं कर रहे थे, पहले उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब ये क्या मुनाफकत है, मेरी तो समझ से बाहर है। बहरहाल सेनेटर मुश्ताक ने एक और बात भी कही है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल करने हैं तो पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है वो सिर्फ कैदी नंबर 804 का जो मैंडेट है चोरी शुदा, वो उसको वापस करने में। आप उसका मैंडेट वापस करें, पाकिस्तान के मसाइल
हल होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा से कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले तो ये है कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा को एक हुक्म दिया है सुहेल अफरीदी ने, और वो हुक्म ये है कि अब कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार नहीं होगा, ना ही कोई उसको उठाकर वहां से ले जाएगा। और साथ में ये भी कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे नून लीग है, जमात इस्लामी है, ANP है, चाहे वो तहरीक लब्बैक है, जो भी है, किसी भी जमात का कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अगर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है तो उसे कोई उठाएगा नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ये इसकी ममानियत हो गई और ये हुक्म जारी किया है इस वक्त जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, उन्होंने। उसके अलावा उनके एक और बयान से ये पता चलता है कि जो धांधली करने वाले ब्यूरोक्रेट थे, जिन्होंने ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगे हुए थे, रिटर्निंग ऑफिसर्स लगे हुए थे, जिन्होंने धांधली में बड़ा किरदार अदा किया था, गंडापुर पे बड़ी तनकीद हुई जब वो वजीर आला बने तो उन्होंने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि पहले वो कहते रहे कि जिन अफसरान ने धांधली के अंदर किरदार अदा किया है उनके खिलाफ एक्शन होगा। और इस एक्शन के लिए ना तैमूर झगड़ा साहब ने पूरी एक ग्राउंड बनाई हुई है। बाकायदा एंटी करप्शन में जाके कुछ अफसरान ने ये बयानात दे दिए हैं कि जनाब हमने तो कोई और रिजल्ट बनाया था, ये तो रिजल्ट उससे मुख्तलिफ है जो फॉर्म 47 में है, ये जाली रिजल्ट है जिसके ऊपर तैमूर झगड़ा को हराया गया है। अब ये जिन अफसरान ने बयानात दिए हैं, इस मामले को रोकने की इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन एंटी करप्शन में ये मामला चल रहा है। अब सुहेल अफरीदी साहब ने इस बात का इंदिया दे दिया है कि कमबख्ती आएगी उन अफसरान की जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धांधली की थी। काबीना का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा की मुशावरत उसके ऊपर जारी है। इमरान खान साहब से मुशावरत का इंतजार है कि उनसे मुलाकात हो जाए तो मुशावरत हो जाएगी। वैसे इमरान खान साहब की मुलाकात होगी ना सुहेल अफरीदी से, तो ये बात तो पक्की है कि निज़ाम बड़े गौर से सुनेगा, कैमरे भी बड़े टाइट करके लगेंगे, खुफिया माइक्स भी लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ लगाई जाएगी, पूरी बगिंग की जाएगी ताकि एक एक लफ्ज़ और एक एक एक्सप्रेशन नोट किया जाए कि इमरान खान साहब सुहेल अफरीदी को क्या कहते हैं और वो वहाँ से क्या पैगाम लेकर जाते हैं। निज़ाम एक एक चीज़ को नोट करेगा जब ये मुलाकात होगी, ताकि उसके बाद वो अगली हिकमत अमली बना सकें। फिलहाल तो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, देखते हैं क्या बनता है। उन्होंने एक अदालत के अंदर एक डॉक्यूमेंट भी जमा करवाया, एक अपील भी की हुई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद बहुत कम ही रहती है, लेकिन यह है कि चलें और कुछ नहीं होगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मजीद एक्सपोज तो ज़रूर होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से नजम सेठी ने दावा किया कि वो अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना, फजलुर रहमान साहब की सियासत का उसूल तो सिर्फ फ़ायदा है, मुनाफा, कि जितना मैक्सिमम मुनाफा वो कमा लें। देखें ना, जो इनके वालिद गिरामी थे वो दरवेश आदमी थे, उनकी बड़ी इज्जत थी सियासत